Hello friends, my name is Dhruvika Kothari and welcome back to my channel. Today we are talking about how to get exemption in elective paper. So इसके लिए मेरी 5 टिप्स रहेगी एंड मेरा जो इलेक्टिव पेपर था वो इकोनॉमिक लॉ था एंड आई गॉट एग्जेम्पशन इन दिस पेपर. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटेजी. सो इकोनॉमिक लॉ में 7 चैप्टर्स है जिसमें से 3 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी ग्रुप 1 में भी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और आईबीसी और फेमा, ये तीनों. सो फर्स्ट ग्रुप वालों को थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत डीपली अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, तो थोड़ा बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड ग्रुप. क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक लॉ पढ़ रहे हैं और वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है. तो अब बात करते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है. सो आई वुड रिकमेंड दैट आप लोग सबसे पहले शॉर्ट एंड इजी चैप्टर से स्टार्ट करो ताकि इस पूरी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा. लाइक आप लोग सबसे पहले रेरा स्टार्ट कर सकते हो, बेनामी कर सकते हो, कंपटीशन कर सकते हो एंड पीएमएलए, सरफेसी एंड देन आप लोग आईबीसी एंड फेमा को उठाना. क्योंकि आईबीसी एंड फेमा जो आप स्टडी मेट से पढ़ोगे सो वो काफ़ी लॉन्ग है और इसके लिए आप किसी वीडियो को भी रिकमेंड कर सकते हैं. सो बेटर ऑप्शन होगा कि आप लोगों का जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. और क्योंकि सब चैप्टर्स का वेटेज सेम होता है सो आप लोगों के अगर पहले ये छोटे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ठीक है कोर्स होने वाला है. और अब बात आती है कि पढ़ना कब है इकोनॉमिक लॉ को. कुछ लोग बोलते हैं कि 7 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम पढ़ लो या फिर 2-3 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम पढ़ लो. बट मेरा ऐसा रहता है कि आप लोग अगर डेली उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपका एक रूटीन बना हुआ रहेगा. अचानक से अगर आप उस सब्जेक्ट को सडनली पढ़ने जाओगे तो वो नहीं सेट होगा, बिकॉज़ आपको वैसे ही 7 सब्जेक्ट्स का प्रेशर रहेगा एग्ज़ाम टाइम में और आप उस टाइम सोचोगे कि आप 3-4 दिन में पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर लोगे तो वो नहीं हो पाता है. सो मेरा ये रहता है कि आप लोग टारगेट रखो रात को या जब भी आप फ्री होते हो, आपको लगता है कि अब पढ़ने की इच्छा नहीं है, तब आप 20 या 30 पेजेस का टारगेट रखो और डेली आप उसको पढ़ो. तो आपका एक टारगेट कंप्लीट होता जाएगा और उसको हाईलाइट करते जाओ तो वो एक प्रेशर भी नहीं आएगा आपके ऊपर और धीरे धीरे करके वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे. और अप्रोक्स आपको ये 7 चैप्टर्स करने में अगर आप 20-30 पेजेस पढ़ते हो तो आपको 25 डेज़ लगेंगे. और रात को 1.5 आवर या फिर हाफ आवर जितना भी आप लोग दे सकते हैं उतना दीजिए तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, अब जो थर्ड टिप है वो है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो 100 मार्क्स का पेपर भी 4 आवर्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. इवन मेरे साथ भी यही हुआ. क्योंकि 3 केस स्टडीज़ को पूरा करने से बेटर है कि आप 4 केस स्टडीज़ को अधूरा अधूरा करो. बट आपकी अगर स्पीड नहीं होगी तो वहाँ पे आप 3 केस स्टडीज़ भी पूरी नहीं कर पाओगे. सो आप लोगों को सबसे ज़्यादा यही करना है कि अगर आपका जो 25 डेज़ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपने अगर बुक रीड कर ली है तो उसके बाद आप लोगों को 2-2 केस स्टडीज़ रोज़ उठानी है और उसको रोज़ रीड करना है. और उसमें से एक केस स्टडी को रीड करो और समझो और अगली जो नेक्स्ट केस स्टडी है उसको आप लोग खुद लिखो. क्योंकि अगर राइटिंग स्पीड नहीं होगी तो नहीं मैनेज हो पाएगा वहाँ पे पूरा पेपर. सो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या कंटेंट लेकर जाना है. तो आप लोग जितना लिमिटेड कंटेंट लेकर जाएंगे उतना ही बेटर होगा. क्योंकि जो स्टूडेंट ज़्यादा कंटेंट लेकर भी जाते हैं तो उससे दूसरे स्टूडेंट्स डरते हैं और वो खुद कंफ्यूज होते हैं. सो आपको तो एक इकोनॉमिक लॉ की स्टडी मेट लेके जानी है और जो केस स्टडी डाइजेस्ट है वो लेकर जानी है जिसमें 55 केस स्टडी है. और आईसीएआई ने उसको पूरा अपडेट कर दिया है तो उसके अंदर जो पुराने जितने भी एमटीपी आरटीपीज़ के जो भी क्वेश्चंस थे या पास्ट पेपर एग्ज़ाम के वो सब उसके अंदर कवर हो गए हैं. और अभी जो पिछले कुछ अटेम्प्ट के जब से वापस अपडेट नहीं किए तब से जो 2-3 अटेम्प्ट के जो एमटीपी और जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन से वो आपको अलग से लेकर जाने हैं और उसको भी आप ढंग से पिनअप करके या स्पाइरल बाइंडिंग करा के लेकर जाएंगे और उसके ऊपर लिख देंगे कि ये क्या है, एमटीपी है या फिर पास्ट पेपर है जो भी. क्योंकि उससे आप लोगों को वहाँ पे ढूंढने में कम दिक्कत होगी. और जो इंडेक्स लेकर जानी है तो इंडेक्स भी आप लोगों को लिमिटेड लेकर जानी है. ऐसा नहीं कि आपके पास 5-6 इंडेक्स है और आप उसमें सिर्फ ढूंढते ही रह रहे हैं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको एक स्टडी मेट के लिए इंडेक्स चाहिए तो आप वो लेकर जाइए और एक केस स्टडी डाइजेस्ट के लिए वो लेकर जाइए. और भी कुछ एक आध चीज़ आपको और कुछ इंपॉर्टेंट लगती है तो वो लेके जाइए. अदरवाइज़ आप लोग जितना लिमिटेड लेके जाएंगे तो उतना आप वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे.
सो फ्रेंड्स, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप लोग वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम कैसे मैनेज करते हैं। आप लोगों को फर्स्ट तो आपके माइंड में यही रखना है कि आपको चारों केस स्टडी को पूरा अटेम्प्ट करना है। और अगर नहीं भी हो पाया तो ऐसा नहीं कि 3 केस स्टडी को पूरा कंप्लीट करेंगे, नहीं, आप लोग चारों केस स्टडी को मतलब थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करने का ट्राई करना, क्योंकि आपका उसके अंदर MCQ का जो पार्ट होता है, अगर आप उसको भी छोड़ के आ जाते हैं तो वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स तो उसमें MCQ के ही होते हैं। और दूसरी बात है कि आप लोगों को मतलब सब कुछ पहले ढूंढना नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग चारों केस स्टडी को पहले पूरा ढूंढने में टाइम लगा रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हम 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत करना। अगर आप लोग सबसे पहले एक केस स्टडी आपको मिल जाती है या फिर नहीं मिलती और आप स्टडी मेट में से ढूंढ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए। और टाइम बाउंडेड रहना कि अगर इस टाइम में अगर नहीं भी हो रही है केस स्टडी पूरी, अगर उसमें 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है और अगर उसमें से आपके 2-3 हो गए, तो फिर आप उसको लेट गो, उसको आप जाने दो और उसके बाद आप दूसरी केस स्टडी पे आ जाओ और उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो। अदरवाइज़ आपकी पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होगा और फिर एग्जामिशन की तो बात ही अलग हो जाए, मतलब नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अगर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होगा तो 70 मार्क्स तक आ सकते हैं, 60 से अबव तो आ ही जाएंगे। ये हो गई अपनी 5 टिप्स। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।